हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने एफसीसी का डिस्कशन चालू किया था, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में ये सीखा था कि एफसीसी का पर्पज़ क्या है और इसका रिफाइनरी में एफसीसी का क्या नीड है और इसकी फीड क्या है, रॉ फीड क्या है और उसके कौन कौन से प्रोडक्ट है और उसके बारे में मोटा हमने ओवरव्यू जाना था। और उसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने ये देखा था कि एफसीसी का जो हमारा मेटल बैलेंस है, ठीक है न? और उसके बाद हमारा कौन कौन से रिएक्टर के डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमने मोटा मोटा देखा था ताकि हम लोग और भी पता चले कि एफसीसी है क्या। और हमने सेकंड पार्ट में हमारा जो एफसीसी का जो फीड है वो फीड कहाँ से आ रहा है, ठीक है न? और फीड जैसे हमारा वीजी प्लांट से होके बैटरी लिमिट पे आ रहा है, एफसीसी बैटरी लिमिट के बाद हम उसको फीड से ड्रम में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और फीड से ड्रम के बाद हम उसको प्रीहीट कर रहे हैं, वाया पंप प्रीहीट कर रहे हैं। प्रीहीट के बाद हम उसको फर्नेस में लेके जाते हैं हीटर में। उसके बाद हमारा फर्नेस का जो आउटलेट रहता है वो हमारा आता है रिएक्टर राइजर में। उसके आगे का हम डिस्कस करेंगे, ठीक है न? जैसे हमारा फीड है, जो फर्नेस का आउटलेट है, वो हमारा जो कोट रहता है वो अप्रॉक्स 360 रहता है। वो फीड हमारा जैसे यहाँ पे रिएक्टर राइजर में फीड आती है, तो फीड राइजर में एंटर करने के लिए फीड नोजल रहती है, ठीक है न? और फीड नोजल का जो एंगल रहता है वो अप्रॉक्स 45 एंगल रहता है, 45 डिग्री एंगल रहता है, ताकि हमारा फीड है वो सीधा उसकी वॉल पे एट्रिशन ना करे, एक प्रॉपर उसका फ्लो है वो नीचे गिरे, ठीक है न? तो हमारा यहाँ से फीड राइजर में वाया फीड नोजल थ्रू फीड रिएक्टर में एंटर हो रही है और यहाँ से हमारा हॉट कैटलिस्ट आता है। रीजनरेटर से हमारा हॉट कैटलिस्ट आ रहा है, जो हमारा फ्रेश कैटलिस्ट है, एक्टिवेटेड कैटलिस्ट है। तो हमारा कैटलिस्ट आता है वो है आरसीएससी थ्रू रीजनरेटेड कैटलिस्ट स्लाइड वाल, जो हमारा कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया है, ठीक है न? तो ये अप्रोक्स इसका टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है न? तो 700 डिग्री सेल्सियस का कैटलिस्ट आ रहा है, प्लस हमारा 360 का वीजी फीड आ रहा है, वैक्यूम गैस ऑयल। तो जैसे दोनों फीड और कैटलिस्ट जैसे कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा क्रैकिंग वहां पे कंप्लीट होता है और हमारा क्रैकिंग जो रेजिडेंस टाइम है वो हमारा 2 to 3 सेकेंड है, जो हमारा क्रैकिंग टाइम है। जैसे ओल्ड टेक्नोलॉजी है, यूओपी टेक्नोलॉजी होगी, वहां पे 3 to 5 सेकेंड भी रहता है। अभी जैसे डीसीसी है, इनमैक्स है, वहां पे रेजिडेंस टाइम कम है, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्रैकिंग हो गई। उसके अलावा हम यहाँ पे नीचे से लिफ्टिंग स्टीम दे रहे हैं। लिफ्टिंग स्टीम का पर्पज है कि जैसे हमारा जो कैटलिस्ट आ रहा है नीचे डिपोजिट ना हो, और ये क्या है, उसको हाइड्रोकार्बन को लिफ्ट करने में भी हेल्प करती है, ठीक है ना। और दूसरा ये है, नीचे से हम यहाँ पे एलसीएन और C4, जैसे कुछ न्यू प्लांट में अभी एलसीएन और C4 भी दे रहे हैं, जो न्यू एफसीसी है वहाँ पे। तो एलसीएन पर्पज ये है, जैसे कभी हमको एलपीजी प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, जैसे एलपीजी यील्ड बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएन हमारा जो दोबारा जो रिसाइकल स्ट्रीम है वो जैसे अंदर जाएगा तो हमारा क्या एलसीएन दोबारा क्रेक होगा, तो हमारा जैसे एलसीएन नेप्टा, लाइट साइकिल नेप्टा, तो वो नेप्टा रहता है C5C6। जब C5C6 दोबारा क्रेक होगा तो हमारा C4 या C3 बनेगा, तो हमारा C4 C3 एलपीजी रहता है, तो एलपीजी यील्ड बढ़ेगा हमारा। और जैसे हमको अगर प्रोपिलीन यील्ड बढ़ाना है, प्रोपिलीन जैसे हमारा आईयूसीएल का इंडमैक्स टेक्नोलॉजी है, और कहीं पे डीसीसी जैसे पारादीप डीसीसी टेक्नोलॉजी है, तो वहां पे जैसे अगर हम C4 एंटर कराएंगे, दोबारा क्रेक कराएंगे, तो C4 हमारा कन्वर्ट होगा C3 में। जैसे हमारा वहाँ पे प्रोपिलीन यील्ड बढ़ेगा, C3 सिंगल बॉन्ड, C3 डबल बॉन्ड, वहाँ अगर प्रोपिलीन यील्ड हमको बढ़ानी है तो हम C4 दोबारा रिएक्टर में रिसाइकल स्ट्रीम एंटर कराएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया क्रैकिंग होने के बाद जो हमारा वेपर है, वेपर ऊपर ट्रेवल करेगा, ठीक है ना, थ्रू राइजर टर्मिनेशन डिवाइस थ्रू ऊपर ट्रेवल करेगा। और यहाँ पे हम एमपी स्टीम देते हैं, जो है हमारा लोअर राइजर एमपी स्टीम और अपर राइजर एमपी स्टीम। ये हमारा पार्शियल प्रेशर रिड्यूस करता है और वेपर ऊपर ट्रेवल करने में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे हमारी दो नोजल और रहती है, ये है सीएलओ या फिर स्लरी, और ये है एचसीओ। कहीं पे कुछ प्लांट में एफसीसी में एचसीओ नहीं होता, ओनली सीएलओ नोजल रहती है।
सीएलओ नोजल का ये पर्पज रहता है, जैसे कभी हमारा फीड में कोक कम आ गया या फीड लाइटर आ गई, तो हमारा क्या ये एज ए कोक का काम करता है। ये यहाँ पे कैटलिस्ट पे डिपोजिट हो जाता है और स्पेंड कैटलिस्ट के थ्रू हमारा रीजनरेटर हो जाता है और रीजनरेटर वापस हमारा एज ए कोक का काम करता है और टेम्परेचर राइज करता है। ठीक है, तो सीएल हम रिएक्टर में तभी बढ़ाते घटाते हैं एज पर हमारा टेम्परेचर रिक्वायरमेंट। अगर इसका टेम्परेचर डाउन जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा रिएक्टर का भी टेम्परेचर डाउन जाएगा। तो इसलिए हमारा रीजनरेटर का टेम्परेचर 700 हम मेंटेन कर रहे हैं। तो वो हमारा अगर कोक से मेंटेन हो रहा है तो ठीक है, अगर कोक से मेंटेन नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे सीएल ओपन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे जो वेपर और कैटलिस्ट साथ में ट्रेवल होके ये है हमारा मशरूम सेपरेटर। मशरूम सेपरेटर का पर्पज ये रहता है, जैसे हमारा कैटलिस्ट और वेपर साथ में है तो ये जो वेपर है वो हमारा यहाँ से होके यहाँ निकल जाएगी और क्या कैटलिस्ट है थ्रू सेंट्रीफ्यूज फोर्स हमारा कैटलिस्ट नीचे गिर जाएगा। तो ये हमारा है स्टीपर बेड। ठीक है, तो हमारा कैटलिस्ट है वो स्टीपर बेड पे सेपरेट हो जाएगा और हमारा जो हाइड्रोकार्बन वेपर है वो हमारा ऊपर चली जाएगी साइक्लोन में। साइक्लोन में भी हमारा कैटलिस्ट और हमारा हाइड्रोकार्बन वेपर को अलग कर रही है। तो जैसे हमारा यहाँ पे इनलेट होगा, ठीक है, तो ये प्राइमरी साइक्लोन है, सेकेंडरी साइक्लोन है। तो 99% जो कैटलिस्ट सेपरेशन होता है वो प्राइमरी में होता है और 0.5% से लेके 1% के आसपास वो हमारा सेकेंडरी साइक्लोन में सेपरेट होता है। तो जैसे हमारा कैटलिस्ट सेपरेट हुआ तो कैटलिस्ट बाई ग्रेविटी नीचे गिर जाएगा और हमारा हाइड्रोकार्बन वेपर जो है रिएक्टर टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 2.5 kg। ठीक है, तो 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस हमारा 2.5 kg प्रेशर रहता है रिएक्टर का। तो ये हाइड्रोकार्बन वेपर है हमारा चला जाएगा मेन फ्रैक्शनेटर कॉलम में। ठीक है, आगे का हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हमारा जो ये आर सेक्शन है इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे कैटलिस्ट है वो हमारा स्टीपर बेड पे आया। स्टीपर बेड का पर्पज ये रहता है कि हमारा जो ये जो इसमें प्रेशर 2.5 kg है, 2.5 kg है और इसमें रीजनरेटर प्रेशर रहता है 3 kg के आसपास, 3 kg। तो ये जो डीपी हमारा डेल्टा पी ये हमारा रहता है 0.45 से लेके 0.5 kg। ठीक है, तो हमारा यहाँ लो प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर है। तो हाई तो लो तो हाई जाएगा नहीं, तो इसलिए हमारा क्या यहाँ स्टीपर बेड में हेड बनता है। हेड प्रेशर प्लस हमारा रिएक्टर प्रेशर ये रीजनरेटर से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमारा जो स्पेंड कैटलिस्ट है इधर ट्रेवल करता है। ये हमारा SCSV है। SCSV का पर्पज ये रहता है जहां जो स्टीपर बेड पे लेवल मेंटेन हो रहा है, जैसे हमारे रिएक्टर का लेवल 70 से 80% मेंटेन करते हैं, तो वो हम करते हैं SCSV से। अगर लेवल बढ़ रहा है तो SCSV ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर लेवल डाउन जा रहा है तो SCSV क्लोज हो जाएगा। तो ये SCSV का पर्पज ये क्या लेवल मेंटेन करना। दूसरा ये करता है हमारा लेवल एंड डीपी डेल्टा पी मेंटेन करता है, क्योंकि यहाँ इस साइड पूरा एयर है और इस साइड पूरा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और डीपी भी हमारा इंटरलॉक भी रहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेवल डीपी और आरसीएससी हमारा आरओटी एंड डीपी। आरओटी मतलब रिएक्टर आउटलेट टेम्परेचर। तो ये अगर आरओटी अगर डाउन जा रहा है तो हमारा आरसीएससी ओपनिंग बढ़ाएगा और हॉट कैटलिस्ट और आएगा इस साइड और हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है ना, अगर आरओटी हमारा बढ़ रहा है तो और कैटलिस्ट सर्कुलेशन है वो कम होगा। ठीक है ना, तो हमारा जो कैटलिस्ट सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है ना, स्पेंड कैटलिस्ट आएगा, यहाँ पे रीजनरेशन होगा, हमारा जो कोक आ रहा फीड में कैटलिस्ट जो डिपोजिट हुआ है वो यहाँ पे रीजनरेशन होगा, बर्निंग होगा। बर्निंग हमारा हो रहा है, जैसे फायर ट्रायंगल बनता है तो उसके लिए जो हीट है हमारा, तो टेम्परेचर ऑलरेडी इसमें 700 है। फ्यूल हमारा एज ए कोक आ रहा है प्लस हमारा सीएलओ भी दे रहे हैं हम। और दूसरा एयर है, एयर हम हमारा मेन एयर ब्लोअर लगा हुआ है, तो मेन एयर ब्लोअर से हम एयर रीजनरेटर के बॉटम से एंटर होता है। तो एयर है, यहाँ पे हम एयर डिस्ट्रीब्यूटर रहता है रीजनरेटर के बॉटम में, एयर डिस्ट्रीब्यूटर या एयर रिंग बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे कहीं कहीं पे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी है वहाँ पे 3-3 रिंग भी रहती है, जैसे इनर रिंग, मिडल रिंग और आउटर रिंग। और कहीं पे ओनली एक डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, एयर डिस्ट्रीब्यूटर एक। ठीक है, तो ये हमारा क्या करता है रीजनरेटर में बर्निंग के लिए, जैसे एयर हो गया हमारा, हीट टेम्परेचर अंदर ऑलरेडी है और हमारा कोक आ गया, तो कोक बर्न होता है। कोक बर्न होने के बाद हमारा जैसे ऑफ गैस बनती है, हमारा
CO हो गया, CO2 हो गया, O2 हो गया, हमारा SOx हो गया, NOx हो गया। तो ये जो फ्लू गैस है जो ऊपर ट्रेवल करती है तो उसके साथ कैटलिस्ट भी ट्रेवल करता है। तो कैटलिस्ट तो भाई ये हमारा भाई साइक्लोन सेपरेटर, हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। जो हॉट फ्लू गैस है वो हमारा रीजनरेटर से निकल के थ्रू DDSV, डबल डिस्टिलाइट वाल्व, डबल डिस्टिलाइट वाल्व, इसके थ्रू डबल डिस्टिलाइट वाल्व का पर्पज ये है, एक तो हमारा रीजनरेटर का प्रेशर मेंटेन करेगा, दूसरा क्या है मैन तो रिएक्टर रीजनरेटर का DP मेंटेन करेगा। क्योंकि अगर ये अगर प्रेशर 3 kg है, अगर अगर ये 3.1 हो रहा है तो ये DP, ये 2.5 हो गया तो DP बढ़ गया। तो ये क्या करेगा, प्रेशर उस टाइम एक कंट्रोल करे, प्रेशर कम करेगा तो DP हेल्दी रहेगा। तो इसका पर्पज ये DP हेल्दी रखना और इसका प्रेशर मेंटेन करना रीजनरेटर का, ठीक है। DDSV के बाद हमारा कैटलिस्ट है, वो थर्ड स्टेज सेपरेटर, थर्ड स्टेज के बाद फोर्थ स्टेज ब्रेक वेसल। ये हमारा है जो हमारा कैटलिस्ट लॉस हो रहा है वो कैटलिस्ट लॉस ना हो उसके लिए हमें ये सेपरेटर दिए होते हैं, ये कैटलिस्ट लॉस को कम करते हैं, हमारा कैटलिस्ट सेपरेट कर लेते हैं। जो हमारा हॉट फ्लू गैस में जो कैटलिस्ट साथ में कैरी ओवर हो रहा है उसको हम नीचे सेपरेट कर लेते हैं। ये हमारा जो नई नई प्लांट रहते हैं, नए प्लांट FCC उसमें रहता है, बाकी ओल्ड टेक्नोलॉजी में ये नहीं होगा। तो सीधा हमारा ORP चैम्बर होता है। ORP चैम्बर का पर्पज ये रहता है कि हमारा जो फ्लू गैस का प्रेशर रहता है उसको रिड्यूस करना, क्योंकि हमारा जो हॉट फ्लू गैस है वो हमारा जा रही है बॉयलर में, तो बॉयलर में क्या पूरा एक ट्यूब पैकेज रहता है पूरा। तो ट्यूब साइड हमारा रहता है बॉयलर फीड वाटर और सेल साइड हमारा हॉट फ्लू गैस। तो ये दोनों आपस में जो हमारा हीट निकल रही है यहाँ पे हॉट फ्लू गैस वो 700 के आसपास रहती है। तो 700 को हम अगर एनवायरमेंट में छोड़ेंगे तो हार्मफुल है, क्योंकि इसमें CO भी रहता है, दूसरा हमारा CO है, CO2 है, दूसरा हमारा ये है कि 700 डिग्री टेम्परेचर भी है। तो हम क्या करें, हीट रिकवरी कर लेते हैं। हीट रिकवरी के लिए हम एक साइड से BFW एंटर कराते हैं ट्यूब साइड, और साइड हमारा हॉट फ्लू गैस, जो BFW है वो हमारा बन जाता है सुपर हीटेड MP स्टीम, और जो हमारा हॉट फ्लू गैस है वो ठंडी होकर स्टैक में हम बॉयलर के बाद स्टैक हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा बॉयलर हो गया CO बॉयलर, ठीक है ना। और हमारा ORP चैम्बर है, ये ORP चैम्बर का पर्पज ये रहता है कि ये एक तो हमारा प्रोड्यूस, इसमें क्या प्लेट लगी रहती है, प्लेट में छोटे छोटे होल रहते हैं। इसका पर्पज ये है कि ये हमारा जो फ्लू गैस का प्रेशर, जैसे यहाँ पे 2.5 kg प्रेशर है, 3 kg प्रेशर है, यहाँ 2.5 होगा या 2 होगा, तो प्रेशर को क्या रिड्यूस करता है। जैसे हमारा क्या हॉट फ्लू गैस है उसकी वेलोसिटी भी कम होगी, प्रेशर कम होगा, जिससे हमारा क्या है जो सामने कैटलिस्ट है वो हमारा जो ट्यूब है ट्यूब को पंचर ना करे, एट्रिशन ना करे, क्योंकि सेल साइड हमारा कैटलिस्ट हॉट फ्लू गैस है, जो साथ में कैटलिस्ट जो कैरी हो रहा थोड़ा बहुत, तो वो हमारा वो ट्यूब पे जाएगा तो हाई प्रेशर से और हाई वेलोसिटी से वो ट्यूब को एट्रिशन करेगा, बार बार ट्यूब पंचर होगी। तो इसके लिए हमने ओरिफिस चैम्बर लगाया। दूसरा हमारा जो DDSC की जो वॉल रहती है, बार बार उस पर बैक प्रेशर लगेगा तो ये वॉल भी इरोज होके डैमेज ना हो, तो उसके लिए हमारा ये इन दोनों की सेफ्टी के लिए ओरिफिस चैम्बर है, ठीक है। और दूसरा हमारा है कि जो ये दिखा रहा है डायरेक्ट फायर एयर हीटर, डायरेक्ट फायर एयर हीटर, इसका पर्पज रहता है स्टार्टअप में, जैसे हमारा MEB एयर आ रहा है उसके बीच में दिया रहता है, और एक हॉरिजॉन्टल वेसल रहती है, उसमें एक बर्नर रहता है। तो ये हम इग्नाइट तभी करते हैं जब स्टार्टअप में हमारे पास कोई टेम्परेचर नहीं रहता है, हमको स्टार्टअप करना होता है, इनिशियल स्टार्टअप करना होता है, तब हम DFS का यूज करते हैं, ठीक है ना। अभी नॉर्मली हमारा टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, कोक आ रहा है फीड में, कोक से मेंटेन हो रहा है, और कभी कभी डाउन जाता है तो CLO से मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। CLO हमारा स्लरी होता है, क्लेरिफाइड ऑयल, ठीक है। अभी नॉर्मल में जरूरत नहीं होती, जब हमारा प्लांट शटडाउन लॉन्ग शटडाउन होता है तब टेम्परेचर इनिशियल में उठाना पड़ता है 40 डिग्री से लेके 700 तक लेके जाना पड़ता है, तब हम DFS का यूज करते हैं। क्योंकि हमारा जो VGO फीड है उसका ऑटो इग्निशन भी 368 है, तो 368 लाना पड़ेगा तभी हमारा टोर चोल भी काम करेगा, ठीक है ना। तो जैसे आगे अगर शॉर्ट शटडाउन हो रहा है तो हम क्या करते हैं, टोर चोल से हमारा रीजनरेटर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। दो नोजल रहती है टॉर्चोल की। तो अब जैसे हमारा प्लांट कुछ आवर्स के लिए या कुछ 24 आवर्स के लिए या फिर 1 से 2 डेज के लिए अगर प्लांट ब्रेक डाउन हो रहा है तो हम ये टॉर्चोल मतलब हमारा VGO फीड रहता है, तो उससे हमारा रीजनरेटर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ये ओपन करके, ठीक है। और दूसरा हमारा जैसे स्टार्टअप में हमारा अगर DFS से अगर टेम्परेचर एक बार 600 से अप्रॉक्स आ जाता है, उसके बाद हम टॉर्चोल से टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। और दूसरा रहता है हमारे यहाँ पे कैटलिस्ट लोडिंग लाइन।
केयरलेस लोडिंग लाइन ये है, जैसे हम रीजनरेटर का लेवल हमारा केयरलेस का 80 से 85% हम मेंटेन कर रहे हैं रीजनरेटर में। अगर लेवल डाउन जा रहा है, लेवल डाउन तभी जाता है हमारा क्योंकि केयरलेस लॉस हो रहा है। एक तो स्टेक में लॉस हो रहा है, दूसरा हमारा जो यहाँ पे रीक समझने के बाद हमारा जो केयरलेस थोड़ा बहुत हाइड्रोकार्बन वेपर के साथ ट्रेवल होता है, जो हमारा सीएलओ सर्किट में आगे जाता है, तो वो दो थोड़ा जो भी पर डे 1 टन और 1.5 टन जो लॉस हो रहा है, वो हम कंटिन्यू मेकअप करते हैं। जो हमारा एज पर जो शिफ्ट में रहता है उसके हिसाब से लेवल जब डाउन जाता है तो मेकअप करते हैं। तो यहाँ पे केयरलेस की नोजल दी रहती है, ठीक है, तो कंटिन्यू मेकअप करते हैं हम, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हमारा जैसे हमारा यहाँ से स्पेंड केयरलेस आता है तो ये बाथ टप है, ये बाथ टप में क्या है, ताकि हमारा केयरलेस है सीधा नीचे ना गिरे, ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, ताकि बर्निंग प्रॉपर हो सके, ठीक है। ये हमारा रीजनरेटर 2 फेज रहते हैं, डाल्यूट फेज और ये डेंस फेज, ठीक है। और ये हमारा जो पूरा रिएक्टर है, पूरा रिएक्टर बोलते हैं, इसमें 4 सेक्शन रहते हैं। सबसे जो नीचे वाला सेक्शन जो वाई वाई शेप में दिख रहा है, इसको बोलते हैं वाई सेक्शन। और ये हमारा बीच वाला जो है, ये है जो स्टैंड पाइप है, वो राइजर सेक्शन है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये हमारा जो बेड बना हुआ है, ये हमारा स्टीपर सेक्शन है। और ये ऊपर वाला जो है वो डोम सेक्शन है, डोम शेप में इसको डोम सेक्शन बोलते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे जो रिएक्टर में स्टीम जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्टीम जा रही है, फीड के साथ जो जा रही है उसको बोलते हैं एटोमाइजिंग स्टीम, जो फीड को एटोमाइज कर रही है, मतलब डिस्पर्स कर रही है ताकि हमारा क्रैकिंग फास्ट हो, ठीक है ना। उसके ऊपर जा रही है एमपी स्टीम, जो लोअर राइजर अपर राइजर, वो हमारा ट्रेवलिंग में हेल्प करती है। उसके बाद हमारा फ्लफिंग स्टीम है। फ्लफिंग स्टीम का पर्पज ये है, जैसे हमारा स्टीपर बेड पे जो केयरलेस गिरता है वो यहाँ कॉन में ना आए या नीचे ना गिरे, तो ये इसको कॉन स्टीम भी बोलते हैं या फ्लफिंग स्टीम बोलते हैं, उसको फ्लफ फॉर्म में रखता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा यहाँ पे स्ट्रिपिंग स्टीम है। स्ट्रिपिंग स्टीम का पर्पज ये रहता है, जैसे हमारा केयरलेस स्टीपर बेड पे एक लेवल मेंटेन हुआ, उसके बाद स्टीपर में जो भी हमारा अगर हाइड्रोकार्बन ज्यादा आ रहा है साथ में कैरियर होके, तो वो उसको स्ट्रिप आउट कर लेगा, जो हमारा वेल्यूबल प्रोडक्ट है उसको यहाँ यहाँ से रिमूव कर लेगा, स्ट्रिप आउट करके रिमूव कर देगा, और यहाँ से वेपर होके हमारा वेपर साफ चला जाएगा, ठीक है ना। और ये ऊपर रहती है नोजल, ये है डोम स्टीम। डोम स्टीम क्या करती है, जैसे हमारा वेपर ऊपर ट्रेवल करती है प्लेनम चैम्बर से होके, तो यहाँ से जो हमारा वेपर के साथ जो कैंडली जा रहा है वो ऊपर डिपोजिट हो जाता है, तो उसको डिस्पर्स करने के लिए, ताकि हमारा डोम है वो इरोड ना हो, उसको डिस्पर्स करने के लिए हमारा कंटिन्यू डोम स्टीम जाती रहती है, ठीक है ना। और ये जो मशरूम सेपरेटर है, कहीं कहीं पे वॉर्टेक्स सेपरेटर सिस्टम भी होता है, वीएसएस। और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पैकिंग है, स्टीपर बेड पैकिंग है, वहां पे बेफल्स भी यूज करते हैं। तो पर्पज वही रहता है, यहाँ मतलब हमको सेपरेट करना, कैटलिस्ट और हाइड्रोकार्बन को सेपरेट करना है, ठीक है, ताकि हमारा कैटलिस्ट लॉस कम से कम हो, और हमारा जो साइक्लोन है, साइक्लोन की इफिशियंसी इंक्रीज हो, ठीक है, और हमारा जो प्रोडक्ट यील्ड है वो इंक्रीज हो, ठीक है, और जो हमारा कॉन्टेक्ट टाइम है वो कम से कम हो, ठीक है। ये सब इसके 3-4 रीजन है मशरूम सेपरेटर के, ठीक है। और आरसीएसवी और एससीएसवी है, ये दोनों लो सेलेक्टर स्विच पे काम करते हैं। लेवल और डीपी, आरओटी और डीपी, दोनों में जो लो रहेगा उस पर, जैसे अगर ये लेवल और डीपी देख रहा है, अगर हमारा लेवल बढ़ रहा है तो ये डीपी को छोड़ देगा, लेवल का कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अगर हमारा लेवल स्टेबल है और डीपी डाउन जा रहा है तो लेवल को छोड़ देगा और डीपी भी काम करे, दोनों में जो लो रहेगा उस पर एक्शन लेगा वो, ठीक है ना। इसमें भी सेम आरओटी और डीपी, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा ये है कि यहाँ हमारा प्रेशर है, यहाँ प्रेशर लो है, यहाँ प्रेशर हमारा हाई है। जैसे यहाँ अप्रोक्स ऊपर 3 है, तो यहाँ एक हेड प्रेशर प्लस अप्रोक्स 3.2 या 3.5 केजी होगा, और यहाँ हमारा 3 केजी के आसपास होगा। तो जो यहाँ इस साइड एयर है, तो कभी कभी जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमारे इस साइड एयर है तो एयर कैटलिस्ट के साथ क्यों नहीं जाती है, तो उसका रीजन ये है कि ये जो हमारा जो लाइन रहती है पूरी, ये पूरी कैटलिस्ट से सील रहती है, तो सील रहेगी तो हमारा क्या है, गैस को इस साइड नहीं आने देगा, वो गैस ऊपर ट्रेवल करेगी, ये पूरा सील रहता है, इसलिए हमारा एयर है वो इधर नहीं आती है, ठीक है ना। और हमारा दूसरा ये है कि इसकी सेफ्टी के लिए
हमारे दो इंटरलॉक रहते हैं, जैसे RCSC-DP लो लो, SCSC-DP लो लो पे हमारा प्लांट ट्रिप रहता है, तो ताकि हमारा जो यहाँ एक साइड एयर है, एक साइड हाइड्रोकार्बन है, वो हमारा बैक सर्कुलेशन ना हो, उसके लिए उसको अवॉइड करने के लिए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा दो इंटरलॉक दिए होते हैं, ठीक है। और ये वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं प्लेनम चैम्बर। प्लेनम चैम्बर में क्या हमारा जो जैसे इधर हॉट फ्लू गैस है, उधर हाइड्रोकार्बन वेपर है, वो दोनों कलेक्ट होता है, कलेक्ट एरिया टाइप होता है, वहां से फिर हमारा ओवरहेड लाइन निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हमने RR सेक्शन पूरा हमने एक्सप्लेन किया है, इजी टू लर्न है। और अगर आपको कुछ डाउट हो उसमें या कुछ आपको समझ ना आया हो तो कमेंट करना। और इसके आगे का जो रहेगा हमारा जो हाइड्रोकार्बन वेपर जो मेन फ्रैक्शनेटर कॉलम में जा रहा है, मेन फ्रैक्शनेटर कॉलम से लेके हमारा कंप्रेसर तक कल हम नया पार्ट लेके आएंगे और उसको मतलब स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे उसको। ठीक है दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।